ठीक है, भोजन और पोषण। भोजन और पोषण आपका टॉपिक है, भोजन और पोषण। भोजन क्या होता है और पोषण क्या होता है, दोनों चीजें देखेंगे हम लोग। तो ये सीटेट का भी टॉपिक है, यूपी टेट का भी है, और सीटेट यूपी टेट के अलावा कोई भी एग्जाम हो ना आपका, सब में इससे क्वेश्चन बनता है। अगर आप उसके अलावा भी कोई एग्जाम दे रहे हो, सीटेट के अलावा, सीटेट के अलावा, तो कौन सा, यूपी टेट के अलावा कोई भी एग्जाम दो आप, भोजन से और पोषण से जरूर क्वेश्चन बनता है। तो हर एग्जाम के लिए है, मेनली सीटेट में तो लिखा हुआ ही है सिलेबस में, और यूपी टेट में भी लिखा हुआ है। तो भोजन और पोषण दोनों चीजें पढ़ेंगे। भोजन और पोषण सिलेबस में जो रखा गया है, उसके पीछे कारण क्या है रखने का, कि 0 से जो 5 वर्ष तक का बच्चा है जिसका आप अध्यापक बनोगे, उन 5 वर्ष तक के बच्चों में पोषण कैसे हो। कि भारत सबसे बड़ी समस्या भारत में पता क्या है, कुपोषित बच्चे। सबसे ज्यादा कुपोषण जो है ना दुनिया में, बच्चे जो भारत में, वो भारत में ही है। विश्व के सबसे अधिक कुपोषित बच्चे कहाँ हैं, भारत में। तो भारत में ना एक मिड डे मील कार्यक्रम है, जानते हो आप, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम की शुरुआत भी इसीलिए करी गई थी। उसके पीछे 2 बड़े उद्देश्य थे। एक तो ये कि जो कुपोषित बच्चे हैं उनको किसी प्रकार से पोषक तत्व उपलब्ध करवाए जाए। दूसरा ये कि बच्चे स्कूल तक आ सके। तो मिड डे मील में सबसे पहले भोजन मिलता था सूखा, चने या मेरा सत्तू मिल गया, इस तरह मिलता था। उसके बाद ना क्या हुआ, बच्चे को स्कूल में बुलाया जाने लगा और वहीं रसोई का इंतजाम कर दिया गया। अब आप जानते हैं इसमें पूरा मेन्यू होता है, उस पूरे मेन्यू में सोमवार को ये मिलेगा, मंगलवार को ये मिलेगा, बुध को ये मिलेगा, पूरा होता है। तो एक हफ्ते के अंदर बच्चे को कौन कौन से पदार्थ मिलने हैं, तो वो है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कौन सा पोषक पदार्थ से क्या क्या चीजें मिलती हैं, और कौन से पोषक पदार्थ की कमी से कौन सा रोग होता है। जब आप प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाओगे तो आपके अंदर कम से कम इतनी जानकारी तो हो कि अगर बच्चा डेली फ्रूट्स नहीं लेकर आ रहा है तो पेरेंट्स को लिख कर दो आप कि भाई बच्चे के फ्रूट्स क्यों नहीं आ रहे हैं, अगर प्राइवेट स्कूल में है। सरकारी में तो आता ही है, पर सरकारी में भी व्यवस्था सरकार करती है। पर आप कैसे होता है मिड डे मील में, आप सब लोग जानते हैं कि अध्यापक जी का भोजन क्या बनता है, अलग से खीर बनती है और बच्चों की खीर अलग से बनती है। तो लेकिन ये सब में नहीं है, कुछ विद्यालय ऐसे, लेकिन ज्यादातर में आप जो है सरकार की इतनी सुविधाएं हो, मतलब इतने निरीक्षण को हो गया है कि अब सरकार जो है उस पर बहुत ज्यादा नियंत्रण करती है। तो ये चीजें हैं, तो ये रखो आप याद। अच्छा, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। हमारा टॉपिक क्या है, पहला टॉपिक हमारा पोषण। पोषण, फिर देते हैं भोजन। पोषण किसको बोलते हैं, संतुलित आहार से पर्याप्त मात्रा में पोषक पदार्थ मिलना। क्या मिलना, पोषक पदार्थ। पोषक पदार्थों को मिलाकर बोलते हैं भोजन। पोषक पदार्थ को क्या बोलते हैं, भोजन बोलते हैं। और हमारे भोजन के आप जानते हैं भोजन कितने अंग होते हैं, 7 अंग होते हैं। भोजन का पहला अंग कौन सा है, सबसे पहला अंग होता है भोजन का कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ये एक ऊर्जाकारी पदार्थ है। कैसा पदार्थ है, यह ऊर्जा प्रदान करता है। दूसरी चीज है प्रोटीन। कौन सा, प्रोटीन, यह मरम्मतकारी पदार्थ है। तीसरी चीज है वसा, फैट, यह ऊर्जाकारी भी है और शरीर की रक्षा भी करता है। चौथा है मिनरल्स, खनिज लवण। पांचवा है विटामिन। और छठा है जल। और सातवां है रेसे, फाइबर्स। रेसे मीन फाइबर। ये आपके पोषक पदार्थ। हमें पोषण क्यों चाहिए, जितने भी जंतु है दुनिया में, चाहे वो आपका कीड़ा हो, मकोड़ा हो, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, जितने भी जंतु है, सभी जंतुओं के अंदर एक अभिक्रिया होती है, उसे बोलते हैं उपापचय। उपापचय, मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं,
मेटाबॉलिज्म बोलते हैं इसको, मेटाबॉलिज्म। एक आपने सुना बीएमआई, बीएमआई टेस्ट करते हैं, बॉडी मास इंडेक्स, किस व्यक्ति की लंबाई के हिसाब से उसके अंदर कितना फैट हो, वो कितना उसका जो है ना, जैसे कुछ लोग कैसे होते हैं ना जो कम खाते हैं, बहुत कम खाते हैं, फिर वो मोटे हो जाते हैं। मैंने आपको कल बताया था, कुछ लोग कितना ही ठूस लो अंदर, भरते रहो वो फिर भी मोटे नहीं होते। अब कुछ लोगों ने क्या किया, आज ही बर्गर खाया, पिज्जा खाया, कल को फिर क्या हो, मोटा हो जाएगा। कल को तो नहीं होने का, पर वो क्या दिख जाए कि हाँ 2 हफ्ते पहले घी भी खाया होगा, तो गाल वाल फूल जाएगा, इस तरह का मामला हो जाएगा। तो ये सब बीएमआई पर डिपेंड करता है, बॉडी मास इंडेक्स। तो हमको ना जो कैलोरी सिस्टम है अपना, हम ये पढ़ेंगे इसमें कितनी कैलोरी किस्म होती है, तो कैलोरी अपने शरीर के हिसाब से लेनी चाहिए। अगर हम कैलोरी कम बर्न करने, मतलब हम हमारा काम बैठे रहने खड़े रहने का है, तो हमारी कैलोरी क्या है, कम बर्न होगी। मान लिया हम मेहनत करते हैं, फिजिकल वर्क क्या है, बहुत ज्यादा है, तो अपना भोजन भी क्या होगा, बोलते नहीं वास्तव में जो खाना होता है ना, भोजन जो होता है वो तो काम खाता है, जो जितना काम करेगा, फिजिकल वर्क करेगा, वो उतने क्या खाएगा, वो ज्यादा खाएगा। खैर, तो उपापचय की जो प्रक्रिया होती है, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं इसको, यही वो क्रिया है जो जैविक, यानी जो लिविंग थिंग है, कौन से लिविंग थिंग, जो जैविक पदार्थ है, उनके लिए जो उपापचय है, इसी के माध्यम से हमारी कोशिकाओं को एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। हम जो भोजन अंदर ले जाते हैं, वो भोजन अंदर जाने के बाद टुकड़ों में टूटता है, किसमें, मान लिया आपने दूध पिया, तो दूध में बहुत सारी चीजें हैं, दूध में कैल्शियम भी है, पोटेशियम भी है, मैग्नीशियम भी है, आपका उसमें आयरन और विटामिन सी नहीं होता दूध में। मिल्क इज अ कंप्लीट फूड बट विदाउट आयरन और विटामिन सी। दूध में विटामिन सी नहीं होता और दूध में आयरन होता। ये पूछा क्या क्वेश्चन है कि अगर एक बच्चे को लंबे समय तक केवल दूध पर रखा जाए तो उसमें किस रोग की संभावना है, एनीमिया, रक्त की कमी हो जाएगी अगर आप उसको कोई बाहरी सब्जियां नहीं खिलाएंगे, है ना, इस तरह का। तो दूध में आयरन होता है, विटामिन सी होता है, तो दूध कंप्लीट फूड तो है। तो जब हम दूध पिएंगे तो दूध क्या जो हमारे हाथ में जाके मिलेगा तो टूट जाएगा, फैट अलग हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट अलग हो जाएगा, कैल्शियम अलग, तो अलग अलग जाने के बाद हमारी बॉडी की सेल्स तक पहुंचेगा, कोशिकाओं तक पहुंचेगा। कोशिकाओं तक जब वो पहुंचता है तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं स्वांगीकरण। क्या बोलते हैं, स्वांगीकरण बोलते हैं, स्वांगीकरण बोलते हैं ये प्रक्रिया। जब हम भोजन अंदर लेते हैं उसे बोलते हैं अंतर्ग्रहण। क्या बोलते हैं, अंतर्ग्रहण। लिख देता हूं आपको, ये आ चुका है सीटेट पे क्वेश्चन। सबसे पहले भोजन का होता है अंतर्ग्रहण, जो हमने भोजन मुख में लिया क्या बोलेंगे उसको, अंतर्ग्रहण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अंतर्ग्रहण। दूसरा है हमारा पाचन। क्या है, पाचन। हमारा भोजन हमारे मुख से पचना शुरू हो जाता है। आपने भोजन मुख मिला, यहां से क्या होगा, वो पचना शुरू हो गया। सबसे पहले पचता है कार्बोहाइड्रेट। क्या पचता है, स्टार्च पचता है, वो जो कि कार्बोहाइड्रेट है। पाचन, तो पाचन जब आपने मुख में पचने गया, कुछ आमाशय में गया वहां पच गया, कुछ आपका छोटी आंत में गया वहां पच गया। पाचन के बाद जब छोटी आंत में पहुंचता है तो वहां होता है उसका धना अवशोषण, अवशोषण। ये प्रक्रिया है जो ऐसे चलती है, ये फिर ये और फिर ये। भोजन आपने लिया, अंतर्ग्रहण, आमाशय तक पहुंचा, पाचन हुआ, छोटी आंत में पाचन भी होता है, और जो पोषक पदार्थ है भोजन के अंदर, वो पोषक पदार्थ हमारे ब्लड में मिल जाते हैं छोटी आंत में। छोटी आंत में विली होता है, विली, विली बोलते हैं उनको, इन्हें बोलते हैं रसांकुर, हिंदी में बोलते हैं रसांकुर, अंग्रेजी बोलते हैं विली। हमारी उंगली जैसे संरचनाएं होती है मोटी मोटी सी, वो ऐसे खुल जाती हैं। जब वो ऐसे खुलेंगी तो जो पोषक पदार्थ है, विटामिन है, खनिज लवण है, यानी मिनरल्स है, वो हमारे ब्लड में मिलने शुरू हो जाएंगे, और ब्लड से मिलकर हमारे ब्लड में खुलकर पूरे शरीर में पहुंच जाएंगे। जब ये प्रक्रिया, जब वो हमारे पोषक पदार्थ शरीर में पहुंचते हैं तो उसको बोलते हैं स्वांगीकरण।
क्या बोलेंगे उसको? अगली चौथी प्रक्रिया कौन सी है? स्वांगीकरण की है, स्वांगीकरण की है, ये होती है प्रक्रिया। अब जब हमारी यहां पहुंच गया, अंदर तक पहुंच गया भोजन, जब यहां पहुंच गया कोशिकाओं के पास, तो माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन हमारा टूटता है जाके, जो ना जब खनिज पदार्थ पहुंचे, ग्लूकोज पहुंचा, तो ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया में जाके टूट जाता है एनर्जी में। इससे बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस, ऊर्जा ग्रह बोलते हैं। तो हमारे प्रोटीन गया सेल्स में, सेल्स बनी, डेवलप हुई, शुरू हुई, स्टार्ट, तो वो क्या बोलते हैं? स्वांगीकरण। जब सारा काम हो गया तो कुछ तो कोशिकाओं का पदार्थ वापस आता है। जानते हैं हमारे शरीर में दो तरह का ब्लड होता है, एक हार्ट से जो पहुंचता है धमनियों के द्वारा, वो होता है लाल रंग का, उसे बोलता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी वो लाल रंग, वो होता है चटक लाल रंग का। जो कोशिकाओं से होकर आता है, कोई नसें दिख रही हैं, इनमें ब्लड होता है, ये सिराएं हैं, सिराएं हैं ये, है ना, ये सिराएं हैं। तो इन सिराओं में जो रक्त बहता है वो गाढ़े लाल रंग का होता है, मेहरून रंग का होता है। तो उसमें कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, वो जो वापस आता है ऐसे, उसमें गंदगी मिली होती है। ये गंदगी हमारे आंत में पहुंचेगी, और फिर जब आंत में, जब भोजन हमारा छोटे आंत में पहुंचा और हमारे कहां मिल गया? ब्लड मिल गया। कुछ भोजन अनपच भी तो रह जाएगा, जो भोजन पचेगा नहीं। मान लिया आपने केला खाया, आपने रोटी खाई, चावल सब्जी खाई, तो पूरा निचोड़ लिया आपने, ऐसे ना जैसे जूस नहीं हो तो जूस वाला कर निचोड़ता है, खूब निकाल लेता है पानी, और फिर बच जाता है वो, है ना, जिसे फिर पशु खाते हैं। तो ऐसा हमारी छोटी आंत में बच जाता है। हमारी बड़ी आंत, वो क्या नाम, आमाशय में लगभग भोजन रुकता है 4 घंटे, छोटी आंत में रुकता है लगभग 3-4 घंटे के आसपास, है ना। आमाशय में जब भोजन चला गया, कहां के भोजन? आमाशय में। आमाशय जब भोजन चला गया नीचे, तो आमाशय खाली हो गया। तो आमाशय बोलता है भाई कुछ आप कुछ खा लो, कुछ आ जाए ऊपर से, ना तो संदेश भेजता है दिमाग के पास। दिमाग बोलता है कि भेज रहा हूं अभी थोड़ी देर में। तो व्यक्ति को हर 4 घंटे बाद कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए, उसके पेट में कभी गैस नहीं बनेगी। पर हम उल्टा करते हैं, एक साथ सारा ठूस लिया, नहीं है, शाम तक की छुट्टी। अब वो भर गया हमारा आमाशय, तो पहले ही जब भर गया तो चला गया नीचे, है नहीं, तो 4 घंटे। और मैं आपको बताऊं, जो हमारा भोजन पचता है ना, वो पचने की जो प्रक्रिया है वो सूरज के साथ साथ चलती है। बंदर कभी भी 12-1-2 बजे बाद नहीं खाता है। मान लिया भूखा है बेचारा, उसमें कुछ उसको मिला ही नहीं है तो खाएगा। अगर बंदर को सुबह भोजन मिल गया ना तो 2 बजे तक खाता है, उसके बाद वो खाता नहीं। कि हमारे आमाशय में एक जठर जूस होता है, गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं उसको, जठर जूस, वो गैस्ट्रिक जूस है, जठर जूस। ये सूरज के साथ साथ निकलता है और बढ़ता है, ठीक ना। तो इसलिए आप ना सुबह खाओ आलू का पराठा, दबा के 2 पेल लो, 3 पेल लो, कोई दिक्कत नहीं है, पेट खराब नहीं होगा आपका। और वही चीज आप रात को खा लो, बचेगा नहीं। जबकि रात में समय क्या मिलता है आपको? सोने का गैप भी, अगले दिन खाने का ज्यादा गैप है, फिर भी नहीं पचता। कि गैस्ट्रिक जूस 2 बजे तक ही निकलता है, बस ज्यादा निकलेगा, उसके बाद धीरे क्या हो जाएगा, कम। इसलिए हमारा भोजन जो है ना वो ऐसा होना चाहिए, उल्टा पिरामिड, वो, हाँ, उल्टा पिरामिड। यानी ब्रेकफास्ट कैसा हो? ज्यादा हो। लंच कैसा हो? थोड़ा सा इससे कम हो। और डिनर क्या हो? सबसे कम। पर होता हमारा उल्टा है, हम खाते ऐसे, सुबह को अरे बस 1 रोटी खा लेंगे, बस कहां सुबह, और दोपहर में हो, और रात को लिया भाई सोना ही तो है। उल्टा है। जब तो हम लोग बीमार ज्यादा होते हैं, तो होना चाहिए हमारा ये पिरामिड के हिसाब से खाना पीना। बंदर ऐसे ही खाता है, सुबह खूब खाएगा बंदर, आप 2 बजे के बाद तो खाने, जो ना गैस्ट्रिक जूस है ये, इसका पीएच मान 0.1 होता है। लेकिन अगर ये आपके हाथ पे गिर जाए ना ऐसे, तो हाथ में आर पार छेद कर देगा, इतना भयंकर तेजाब है। जो हमारे जठर, हाँ, गैस में होता है जठर जूस, इसमें आमाशय में, पर बनता बहुत कम है, और वही भोजन को तोड़ देता है ना। जैसे आपने अभी रोटी खाई, आप 2 घंटे बाद उल्टी करो तो कैसे निकलेगी रोटी आपकी? बहुत महीन टुकड़े नहीं मिलेंगे। मान लिया आप खाते तो ऐसे हो, निकलता है ना, चावल वैसे निकलते हो, पर जब वो बाहर निकलता है उल्टी में तो क्या होता है? टूटा हुआ होता है। तो कौन सी मशीन लग रही है अंदर? गंडासा लग रहा, कौन सा? कोई गंडासा अंदर नहीं है, गैस्ट्रिक जूस है,
अम्ल है अंदर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वही तेजाब जो ना इन बैटरियों में होता है, इसमें होता है H2SO4, H2SO4, और वो HCl इनसे भी तेज होता है। बैटरी में तो होता है H2 सल्फ्यूरिक एसिड, ये होता है HCl गैस्ट्रिक जूस में, तो बहुत खतरनाक, अगर गिर जाए तो आर पार छेद कर दे, और वो निकलता है आमाशय में। तो जब वो आमाशय में निकलेगा तो भोजन टूट जाएगा, कैसे भोजन हो, आप तो एक बार निकाल लो कुछ लोहे का टुकड़ा, वो भी गल जाएगा आपके पेट में, है ना। तो आप सोचो भाई ये जो गैस्ट्रिक जूस है हमारा पेट क्यों निकलाता अंदर से, है ना, क्योंकि हमारे आमाशय के अंदर म्यूकस नामक एक झिल्ली होती है। म्यूकस, कौन झिल्ली, म्यूकस झिल्ली, ये झिल्ली हमारे आमाशय के चारों ओर होती है, तो चारों ओर है ना, तो ये उस म्यूकस झिल्ली पर गैस्ट्रिक जूस असर नहीं करता। देखना वहां पे सेल रखा होगा, वो रखा क्या सेल, तो म्यूकस झिल्ली पर हमारा क्या नहीं है, असर नहीं करता गैस्ट्रिक जूस, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती है। पर इसलिए ना सुबह खाना हमेशा अच्छा होना चाहिए, और रात का खाना तो, और 40-45 के बाद तो रात का खाना बंद ही कर देना चाहिए। हाँ जी, के बाद मैं 40 साल का हूँ अभी, 27 साल का हूँ अभी तो। हाँ जी, दूध नहीं, घी, घी तो देखो, घी तो वैसे तो पूरी उम्र खाना चाहिए अगर आपका सेहत ठीक है, हाँ बच जाता है, जिसका काम बैठने का है उसको तो घी कम कर देना चाहिए, लेकिन दूध नहीं बंद करना चाहिए, कि आपका घी और सबकी आपूर्ति दूध कर रहा है। एक्चुअली हमारे यहाँ ना छाती में, चेस्ट के नीचे एक वो होती है थाइमस ग्रंथि, वो थाइमोसिन हार्मोन्स बनाती है, और ये थाइमोसिन हार्मोन्स हमारी चीज के अंदर एंटीबॉडीज डेवलप करती है और रेजिस्टेंस पावर बढ़ाती है। लेकिन 40-45 साल के बाद ये जो थाइमस ग्रंथि होती है ये खत्म हो जाती है, तो एंटीबॉडीज बनने के नहीं, तो बीमारियां क्या आएंगी अब ज्यादा है, और आप ऊपर से खा भी रहे हो, बर्गर भी खा रहे हो, मोमोज भी खा रहे हो, सब मामला चल रहा है अंदर, ठूस रहे अंदर, बीमारी क्या हो ज्यादा। गांव वाले पूरे खावे हैं, चलिए खैर, तो जो हमारा ना जो अवशेष बच गया, जो पच नहीं पाया, वो हमारी बड़ी आंत में पहुंचता है, और बड़ी आंत में पहुंचने के बाद उसका निष्कासन हो जाता है। किसका निष्कासन, अनपचे भाग का, भोजन के अनपचे भाग का, कहां से, बड़ी आंत से। बड़ी आंत केवल किसके लिए होती है, बड़ी आंत केवल अनपचे भाग को इकट्ठा करने के लिए होती है। हमारी बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं, एक होता है कोलन, एक होता है रेक्टम, कोलन रेक्टम, और एक होता है कौन सा होता है, कोलन हो गया, रेक्टम हो गया, एक भाग होता है, 3 भाग होते हैं बड़ी आंत के, ठीक ना। तो मलाशय जाना जहां मल इकट्ठा होता है, तो उस भाग में जहां मलाशय इकट्ठा हो, मल इकट्ठा होता है, वो अनपचा भाग होता है हमारा, वो बड़ी आंत में होता है। बड़ी आंत भोजन पचाने काम नहीं करती, बड़ी आंत का काम होता है जल को एब्जॉर्ब करना। जना जब आप पानी पीते हो गड़गड़ गड़गड़ ठंडा पानी, तो सीधा हमारी बड़ी आंत में जाता है वो, क्योंकि बड़ी आंत ही उस जल को हमारे शरीर को पहुंचाती है। तो ठंडा पानी पीने से सबसे ज्यादा प्रभावित बड़ी आंत होती है, ये होती है। तो ये हमारे भोजन में क्या हो गया, क्रम हो गया, पहले क्या है अंतर्ग्रहण, फिर क्या है पाचन, फिर क्या है अवशोषण, फिर क्या है, और फिर निष्कासन। अंतर्ग्रहण भोजन मुख में लेना, पाचन आमाशय में और छोटी आंत में होता है, अवशोषण भी छोटी आंत में होता है, ये कोशिकाओं में होता है, और ये बड़ी आंत से होता है। ये क्रम है भोजन का। ये एक बार सीटेट में यही क्रम पूछा गया था कि कौन सा क्रम है, उसमें 3 दे रखे थे बस, ये 3 है ना। तो पहले भोजन क्या लेंगे हम, अंदर लेंगे, फिर क्या करेगा उसका पाचन होगा, फिर उसका क्या होगा, और फिर स्वंकन, यानी कोशिकाओं के पास पहुंचना क्या कहलाता है, स्वंकन कहलाता है। तो भोजन ना टूटता है टुकड़ों में, जब हमारा उसका टूटने के बाद उसका पाचन होता है, भोजन का टुकड़ों में टूटना क्या कहलाता है, पाचन।
और ये काम करते हैं हमारे एंजाइम। कौन करते हैं काम? एंजाइम करते हैं काम। एंजाइम एक प्रकार के प्रोटीन है, तो ये करते हैं। तो जब भोजन टूट जाएगा तो जो टूटने के बाद जो पोषक पदार्थ है उसका अवशोषण होगा। किसके द्वारा? रसांकुर के द्वारा। आपने देखा ना कुत्ता, देखिए कुत्ता, कोई कुत्ता पड़ा हुआ, एक्सीडेंट हुआ सड़क पे, देखो ना उसकी आंख देखिए लंबी सी, देखिए ना उसकी। हाँ जी, मनुष्य की जो पूरा आहार नाल है, हमारे मुख से लेकर हमारे एनस तक का जो भाग है 33 फुट लंबी है। देखिए आप कितनी यहां से बाहर निकल जाएगी, इतनी लंबी आंत है हमारी। तो जब आपने कोई चीज खाते हो तो 33 फुट लंबा रास्ता तय करती हो। तो कुछ बच पाएगा? 33 फुट लंबी तो अगर नाली भी है ना, उसको साफ ना करो आप, वो भी गंदी हो जाएगी। तो इसको साफ करने के लिए जो हमारे आहार नाल है, हम करते हैं इस्तेमाल रेसों का। रेसे, अब रेसे किस में होते हैं? रेसे पपीता, नींबू, है ना, खीरा, हरी सब्जियां, जो पत्तेदार सब्जी होती हैं, वो सब क्या करते हैं? इनको साफ करती है, वो रेसे होते हैं उसमें। जब भी आप ना कोई जूस पियो किस चीज का, तो जूस को छनवा के ना पियो। जूस के अंदर जो वो होते हैं मोटे मोटे रेसे से, वो पीना चाहिए, वो उसमें फाइबर होता है ना, तो आपके आहार नाल को साफ करने के लिए होता है। तो ये तो आपका भोजन का, मैं बताया आपको, जो चक्र है भोजन का। किसका? फ्रिज, फ्रिज नहीं मालूम मुझको कहते हैं। चलिए खैर, तो ये तो क्या आपका, ये मैं आपको लिखा भी दूंगा अभी। लिखाऊंगा नहीं, आप जाके घर जाओगे, बैठोगे और जो लिखा रहा हूं उसको लिखते रहोगे, ठीक है? अजी मुझे कुछ नहीं ना। चलो, कार्बोहाइड्रेट दिखा दूंगा अभी। कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है? ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। कौन? कार्बोहाइड्रेट। बस ये ऊर्जा प्रदान करने, इसका और कोई काम नहीं है। ये आपको ऊर्जा मिलेगी, जैसे आपने केला खाया तो केले में कार्बोहाइड्रेट होता है, स्टार्च। आप ना जैसे कुछ बच्चे जब दौड़ लगाते हैं तो दौड़ से पहले क्या खाते हो? घी पीते हैं कि केला खाते हैं? केला खाएंगे, घी थोड़ी पी लेंगे। घी में होती है फैट, फैट का प्रभाव दिखेगा आपको कई दिन बाद। और केला क्या करता है? तुरंत इंस्टेंट एनर्जी तो देता है, वो कार्बोहाइड्रेट देता है, तुरंत ऊर्जा। ग्लूकोज, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है, तो ये ऊर्जाकारी पदार्थ है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.5 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 4.5। ये ऊर्जा तुरंत मिलती है और कुछ देर बाद ही समाप्त हो जाती है ना। अच्छा, ये अब जो प्रोटीन है, इसका काम है शरीर को, प्रोटीन का शरीर के जो हानि, जैसे ना इसका काम है मरम्मतकारी, बोलते हैं इसको, मरम्मतकारी पदार्थ है। और ये ऊर्जा प्रदान भी करता है शरीर को, पर ये सबसे लास्ट में ऊर्जा प्रदान करता है। ना आपके से कट फट गया तो ये कटी हुई चीज को कौन जोड़ता है? प्रोटीन जोड़ता है। जब आप जिम में जाते हो तो जिम में जाने के बाद क्या करते हो? क्या खाते हो? घी खाते हो कि प्रोटीन पीते हो? प्रोटीन। जो हमारी मांसपेशियां ना, सब ये प्रोटीन है। ये क्या है? प्रोटीन। कहीं से कट गया, फट गया, उसको प्रोटीन जोड़ता है। ठीक, तो मरम्मतकारी भी है और ऊर्जाकारी भी है, पर इसकी ऊर्जा क्या होती है सबसे बाद हम पढ़ेंगे। वसा, ये भी ऊर्जाकारी पदार्थ है और शरीर की रक्षा भी करता है। मतलब कोई मोटा आदमी गिर गया तो चोट लगेगी? कम लगेगी। अगर सेकड़े से गिर गया कोई, मतलब जिसकी हड्डी हड्डी है, हड्डी टूट जाएगी उसकी, है ना। तो ये सुरक्षाकारी भी है पदार्थ है, उस क्या नाम, वसा, और ऊर्जाकारी भी है। 1 ग्राम वसा से 9 किलो कैलोरी, 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। पर यह ऊर्जा देर से मिलती है और लंबे समय तक मिलती है। कहावत है कि बचपन में खाया हुआ घी बुढ़ापे में काम आता है। वो यही कारण है कि जो आपने बचपन में, जो युवा अवस्था में जो घी खाया ना, वो बुढ़ापे तक आपके गोडों का ग्रीस खत्म नहीं होने देगा। ये होता है, तो ये देर में पता करता है। खनिज लवण शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये आप क्या करते हैं? हड्डी को बढ़ाते हैं, तो शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कौन सा पदार्थ? खनिज लवण। विटामिन शरीर की प्रतिरोधक क्षमता,
प्रतिरोधक क्षमता, फिर शरीर की जो रेजिस्टेंस पावर है उसको बढ़ाते हैं, शरीर को रोगों से बचाते हैं। जल का काम क्या है शरीर में? जल के बहुत सारे काम शरीर में है। हमारा तापमान कंट्रोल करता है कौन? जल। हमारे शरीर में लुब्रिकेंट का काम करता है। लुब्रिकेंट ना जानना, ग्रीस। जैसे ना, जैसे आप किसी जब अपनी बाइक या कार की सर्विस करवाते हैं तो उसमें हम नया तेल डलवाते हैं, है ना, बस तेल डाल दे इसमें, किस लिए? ताकि जो गरारियां हैं वो सही से काम करते रहे, उनमें चिकनाहट बनी रहे। यही सेम काम जल का हमारे शरीर के अंदर है, 65%। हाँ जी, तो जल हमारे शरीर में यही काम करता है। जल का कैलोरी मान शून्य हो जाना, जल में कोई कैलोरी नहीं होती, कैलोरी मान का शून्य होता है। पर जब आप प्यासे हो, थके हो और आपको पानी मिल जाए तो तुरंत जान में जान। क्यों? उसमें ऊर्जा है क्या? नहीं, उसमें ऊर्जा नहीं है, ऊर्जाकारी पदार्थ नहीं है। फिर भी क्या है उसमें ऐसा कि जो शरीर के अंदर गया तो जो हमारे जो अंग होते हैं, जैसे ये चल रही, हाथ चल रहे, जुबान चल रही, हाथ पैर चल रहे, जो ना ये जो चल रहा है ये इसलिए चल पा रहा है इनमें पानी है, जल है। 65% भाग क्या है? जल है। हमारे अंग उसमें डूबे हुए हैं। हमारे ब्लड का 92% भाग प्लाज्मा होता है। क्या होता है? ओ हाँ, प्लाज्मा नहीं, प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा का 92% भाग जल होता है। 55% प्लाज्मा, 45 होती है रक्त कणिकाएं। पर हमारे जो ब्लड, जो प्लाज्मा है, जो जलीय भाग है, उस जलीय भाग का 92% पानी होता है। तो इतना पानी हमारे ब्लड में भी है, हमारे अंग डूबे हुए हैं। तो जब ना पानी की कमी होती है, डिहाइड्रेशन, तो अंग काम करना कम कर देंगे, टेम्परेचर गिर जाएगा बॉडी का। जैसे पानी पिया आपने तो एकदम अंग काम क्या करेंगे? ज्यादा करें भाई। वही ना, मशीन में अगर तेल खत्म हो गया, लुब्रिकेंट खत्म हो गया मशीन का, तो बाइक थोड़ा धीमे चलेगी और गड़गड़ करेगी। पानी हमारे शरीर में वही काम करता है। पढ़ेंगे डिटेल में बाद में। अभी रेसे क्या काम करते हैं? रेसे आहार नाल को साफ करने का काम करते हैं। आपने भोजन लिया और क्या का पूरा पूरा आहार नाल साफ रहता है। 33 फुट लंबा आहार नाल है। कितना? छोटी सी नाली होती है, ये अगर बंद होगी ना तो इसमें लकड़ी लगाते रहोगे, आप थोड़ी यहां लकड़ी डालोगे साफ करने के लिए। तो रेसे डालने पड़ेंगे। क्या डालने पड़ेंगे? रेसे। रेसे रेसे नींबू में होते हैं, फलों में होते हैं, दालों में भी रेसे हैं। अगर आप, हाँ, अगर आप ना खाते हो क्या नाम, वो क्या नाम बोलते ना, अंकुरित अनाज, उसमें होते हैं रेसे। मुनक्का होता है, किसमिस, किसमिस मुनक्के, उसमें होते हैं रेसे। आपका जो मौसमी है उसमें रेसा है, बशर्ते आप मौसमी का ना केवल जूस ना पिए, जो उसके अंदर वो भी है फाइबर, वो भी। ये तो बोलो भाई, जूस वाले को बोलो अब भाई साहब जरा इसको मोटी छलनी में छानना, या बिना छना हुआ दे दो। तो बिना छना हुआ तो आपको थोड़ा ठीक से तो लगने का नहीं पीने में, पर स्वास्थ्य के लिए क्या हो? अच्छा है। जो चीज खाने पीने में अच्छी नहीं होती ना, वही स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है ना। बोलते ना, जीभ का स्वाद और पेट का कब्रिस्तान इजिकल टू चाट। चाट क्या वास्तव में? जीभ का स्वाद और पेट का कब्रिस्तान है वो। हाँ, पता नहीं कैसा तेल, कैसा रिफाइंड है जो आप खा रहे हो, अगर नहीं है कहां से कैसे हाथ है। यहाँ तो देखा एक दो के हाथ भी जो होता है वो खाते रहो, क्या बोलते हैं गोलगप्पे, तो शाम तक उनका हाथ सफेद सफेद हो जाते हैं। हाँ, अगर तुमने उनके हाथ देख लिए तो फिर खा नहीं पाओगे। पर लेकिन जो बड़े बड़े दुकानें हैं, जो अच्छी दुकानें होते हैं, दिल्ली में भी, यहाँ पर भी हैं, तो वो ना ग्लव्स पहनते हैं। और यहाँ से ग्लव्स पहन रहा कोई, हाथ डालने का इसमें, हाँ से कौन। चले खैर, तो ये तो क्या आपके भोजन के अंग, कितने अंग है? 7 अंग है। भोजन पचता कैसे? इस क्रम में भोजन हमारे शरीर के अंदर पहुंचता है। अब इनमें से हम एक को उठाएंगे, उसकी सब विशेषताएं पढ़ते चलेंगे, कैसे क्वेश्चन बनेंगे, कैसे आएंगे, और सब देखते चलेंगे। ठीक है, चलो लिख लीजिए आप, कार्बोहाइड्रेट, भोजन और पोषण, ठीक ना। हेड बनाओ कार्बोहाइड्रेट। क्या बनाओगे? कार्बोहाइड्रेट। पहले ये उतार लो एक बार, उतारोगे इसको। उतारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उसको दोबारा देख लेना, वहां से उतर टाइम नहीं है अभी मेरे पास।
घर पे जाके क्या करोगे? घर पे जाके ये तो काम करोगे क्या? सोने वाली बात नहीं, घर जाके आराम से देखना, लिखते रहना। कार्बो हाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। पेडागोजी में भी इससे क्वेश्चन बनेंगे, है ना? वो पूछ सकता है पेडागोजी में, जैसे बच्चा है, बच्चों को, जो बच्चा, एक अच्छा अध्यापक क्या, मैं कहता किताब लेकर, किताब से ज्यादा अच्छा पढ़ने में आएगा। तो एक शिक्षक को अपने क्लास के अंदर कुपोषित बच्चे दिखाई देते हैं, तो उसका क्या कर्तव्य होगा? तो मैंने कहा कि पेडागोजी बहुत आसान है। अपने आप को उस अध्यापक की जगह रख लीजिए, आप क्या करेंगे? और हमेशा सर्वोत्तम का प्रयास करना है। सर्वोत्तम के साथ साथ आपको क्या प्रयास करना है कि बच्चे को ध्यान में रख के निर्णय लेना है। बच्चे की पारिवारिक स्थिति, उसकी मानसिक अवस्था, प्लस उसके ऊपर कोई दबाव ना हो, बच्चा एकांकी ना हो, है ना, उसके होलिस्टिक डेवलपमेंट को देखते हुए तब आपको निर्णय लेना होता है। तो जो भी आप पढ़ोगे उसको आप एक अध्यापक की तरफ से देखोगे ना, तो आपको पेडागोजी कभी हार्ड नहीं लगेगी। पेडागोजी केवल क्या है, आपका ना जो जितना ब्रॉड माइंड आप सोच सकते हैं अध्यापक के तौर पर, वो है बस। इससे मैंने आपको कितनी मार कहा कि सीटेट पास होना क्या है, इजी है यूपी टेट के बजाय। यूपी टेट में तो पूछ लिया विटामिन B17 का नाम क्या है, अब नाम पता ही नहीं है, तो पता है या नहीं पता है, नहीं है। अब यहां पूछो उसके बारे में कि यदि बच्चों को एक अध्यापक द्वारा विटामिन के बारे में बताना है तो कैसे बताया जाए? चित्र के माध्यम से बताए, सब्जियों के माध्यम से बताए, कैसे बताएगा ना? मतलब कोई चित्र है सामने, तो मतलब ये क्या बच्चों, एप्पल, इसमें विटामिन ए होता है। ये क्या बच्चों, ये नींबू, इसमें विटामिन सी होता है। तो बच्चे क्या सीखेंगे? जल्दी सीख जाएंगे, है ना, इस तरीके से। तो मैं कहना मतलब है कि यूपी टेट से सीटेट पास होना इजी है, पर वो तब है इजी जब आप दिमाग से थोड़ा सा सोचोगे, ठीक है ना? तो वो तब होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे इस चीज की। चलिए खैर, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट ये आपका यूपी टेट और सी टेट दोनों का टॉपिक है। इसके अलावा कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, ऑल कंपटीशन एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो आपका, यूपी पुलिस का हो, यूपी पैट का हो, सब लोग पैट भी देंगे, कि जो लोग सी टेट देंगे वो पैट भी जरूर देंगे, है कि नहीं है? तो पैट भी देने वाले हो, तो सब जगह ये इंपॉर्टेंट है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मैंने बताया भी आपको, एक ऊर्जाकारी पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? ऊर्जाकारी। ये ऊर्जा प्रदान करता है शरीर को, बस इसका एक ही काम है। ये एक प्रकार का यौगिक है। क्या है? यौगिक। किससे बना हुआ? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। अनुपात 1:2 C6H12O6, 1:2:1 होता है। इसका होता है फॉर्मूला C6H12O6। ये ग्लूकोज है। क्या ये? ग्लूकोज। बताओ अभी, ग्लूकोज। कार्बन, हाइड्रोजन और किसका? ऑक्सीजन का यौगिक है। कौन? कार्बोहाइड्रेट। तो एक तो कार्बो किससे बन गया? हाइड किससे बन गया? हाइड्रोजन से। ड्रेट किससे बन गया? ऑक्सीजन से। तो कार्बन, हाइड्रोजन और किसका? ऑक्सीजन का यौगिक है। क्या? यौगिक। किसे बोलते हैं यौगिक? रसायन विज्ञान में जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो उसे बोलते हैं यौगिक। और जब वो मिलते हैं अनिश्चित अनुपात में, किस अनुपात में? अनिश्चित, तो उसे बोलते हैं मिश्रण। ये होती है स्थिति, ठीक ना? उसे क्या बोलते हैं? मिश्रण। तो ये क्या है? यौगिक है। किससे बना हुआ? कार्बन का, हाइड्रोजन का और किसका? ऑक्सीजन का यौगिक बना। तो ये ऊर्जाकारी पदार्थ है। जो इसकी ऊर्जा हमको मिलती है वो ऊर्जा हमको तुरंत मिलती है। कैसे मिलती है? तुरंत मिलती है। इंस्टेंट एनर्जी होती है, तुरंत ऊर्जा मिलती है शरीर को। ग्लूकोज आपके शरीर में लगाया, मान लिया आपको डॉक्टर लगा रखा, तो ऊर्जा तभी तो देगा आपको
बहुत सारे मरीज ऐसे होते हैं जिनको बहुत लंबे समय तक 2 2 3 3 घंटे दिन तक लगातार ग्लूकोज चढ़ती है, तो कुछ खाते हैं क्या, फिर भी तो जीवित रहते हैं, कमजोरी भी नहीं आती। ग्लूकोज क्या है, हर ऊर्जा प्रदान कर रहा है। तो ग्लूकोज हमारे ब्लड में मिलकर सीधे ऊर्जा प्रदान करता है। कौन, ग्लूकोज। और ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट जो होता है 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का। कौन कौन से प्रकार इसके वो देख लीजिए आप। मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड्स। सुनो देखो ध्यान से, कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। एक ओलियोब्यूसैकेराइड होता है, पर 3 ही देखते हैं हम लोग। मोनोसैकेराइड वो होता है जिसमें ग्लूकोज का कितना अणु हो, 1 अणु। कितने अणु हो, 1। डाई में, डाई का मतलब कितना होता है, 2। ग्लूकोज कितने अणु होंगे, 2। पोली क्या होता है, ज्यादा है, 2 से अधिक अणु, 2 से अधिक अणु, उसी का बोलेंगे पॉलीसैकेराइड। अच्छा, अब क्या है, देखो आप, मोनोसैकेराइड क्या होगा, ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज कितने अणु होगा, 1। नंबर 1 तो होता है ग्लूकोज। क्या होता है, ग्लूकोज। ये कौन सा है, ये मोनोसैकेराइड है। क्या है, दूसरा गैलेक्टोज। कौन सा, गैलेक्टोज। तीसरा फ्रक्टोज। कौन सा, फ्रक्टोज। ठीक है, ये मोनोसैकेराइड है। ये हमारे शरीर में जाते हैं तुरंत पच जाते हैं, क्योंकि इनमें ग्लूकोज क्या है, 1 अणु है। डाइसैकेराइड, बराबर ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। माल्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। एक होता है कौन सा, गैलेक्टोज और लैक्टोज। इसमें क्या है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ये देखो एक बार, बता लेना पहले, देखो एक बार, सुनो पहले फिर लेना। मोनोसैकेराइड कौन सा, मोनो मतलब 1, डाई मतलब, अपोली मतलब 2 से कितना अधिक हो सकता है। तो मोनोसैकेराइड ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज है। तो इनको पचाने में कोई जरूरत नहीं पड़ने का शरीर को, ये आपके शरीर के अंदर आ जाएंगे और तुरंत ब्लड में मिल जाएंगे। ये बताइए ना, जैसे वो तो ना सीसी ब्लड की, लिखो नहीं भी, आप समझोगे नहीं मैं क्या बता रहा हूं, क्या बताया मैंने, बताओ। समझना ही काम आएगा, लिखा हुआ तो काम आएगा ही आएगा, पर अगर समझना ही ना तो भूल जाओ। तो क्या ना, जैसे ग्लूकोज आपको लगा दिया, ग्लूकोज आपको शीशी पिला भी सकते हैं, ले भाई पी ले ग्लूकोज की, क्यों दर्द करना नस में जाके, क्यों नहीं पिलाते, क्योंकि जब हम ना अपने मुख से लेंगे तो वो कार्बोहाइड्रेट पचेगा शरीर में जाने के बाद, उसको पचने में समय लगेगा।
और बहुत कम हिस्सा हमारे ब्लड तक पहुंच पाएगा। मतलब ग्लूकोज ही है, आपने ग्लूकोज अपने मुख से पी लिया, भाई बोतल में पी लूंगा, मेरी नस मिली नहीं, मैंने पी लिया, तो पहले आमाशय में जाएगा, वहां रुकेगा वो, फिर कहां जाएगा, छोटी आंत में, वहां रुका, तो बड़े लंबे समय तक वहीं रहेगा, और मुश्किल से 1/4 हिस्सा ही ब्लड में मिल पाएगा, अधिकांश भाग क्या पेशाब के माध्यम से बाहर निकल जाएगा। आज जब सुई कहां ठोक दी सीधे नस में, तो पूरा पूरा कहां पहुंच रहा वो, तो आपको ताकत क्या मिलेगी। कुछ डॉक्टर ऐसे भी थे हमारे गांव में जिन्हें पिलाया है, हाँ नाम तो मैं नहीं लूंगा, पर ऐसे भी थे कि ना भाई नस, वो एक बेचारी बुढ़िया थी, मिल नहीं रही थी ना, बूढ़ों में नहीं मिलती ना, मुश्किल से मिली, करा छोड़ना, पिला दे इसको, पिला दिया, हाँ ग्लूकोज से कुछ नहीं होता, क्या होगा कुछ नहीं होने का। तो ऐसे भी डॉक्टर हैं, मैं आपको बता दूं कि ना जो हम बीपी चेक करते हैं, तो बीपी हमेशा यहां चेक करना चाहिए, कि हमारे हार्ट के सबसे नजदीक, बाएं हाथ से, कोई हाथ से करते हुए गलत होता हो, अच्छा डॉक्टर जो हो ना वो हमें घुमाएगा आपको, अगर आपने ऐसे बैठे हो तो ये वाला हाथ करो, कि हमारे हार्ट के नजदीक है, तो जो यहाँ की धमनियां हैं उन पर प्रेशर ज्यादा रहेगा, यहाँ प्रेशर क्या रहेगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, हार्ट नजदीक यही तो है ना, हमारा हार्ट एकदम बीच में नहीं होता है, थोड़ा साइड में होता है, तो जो यहाँ जो प्रेशर पड़ रहा है हार्ट पर, ये बताइए जब अटैक होता है तो कौन से हाथ में दर्द होता है, बाएं में तो होगा ना, क्यों होगा बाएं में, कि इसके धमनियों डायरेक्ट संबंध किससे होता है, इस हाथ से होता है, तो हम लोग क्या यहां से नाप देते हैं, अगले नाप ले भाई, रीडिंग तो यहां से भी आ जाएगी, पर वो एक्यूरेट नहीं आने की, वो 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाएगा, कहां से आएगी, यहां से। तो ये होता है एक मिस्त्री और एक इंजीनियर में फर्क, दोनों में क्या अंतर है, इंजीनियर तो चाहे मर्सिडीज का हो, वहां नौकरी करके वो बुलेट में नौकरी कर लेगा, आज बुलेट में था कल को BMW में नौकरी कर लेगा, कोई दिक्कत इंजीनियर को, लेकिन जो मिस्त्री बुलेट का है वो बुलेट ही ठीक करेगा, वो कार ठीक नहीं कर सकता, और जो कार का मिस्त्री है वो बुलेट ठीक कर सकता है ना, बात सही, कि मिस्त्री अनुभव से सीखता है, कई मिस्त्री इंजीनियर से भी अच्छे होते हैं लेकिन अपने ही क्षेत्र में, और इंजीनियर काम करता है किस पर, सिद्धांत पर, सिद्धांत पे काम करता हो, जो थ्योरी है वो पढ़ के आता है, प्रैक्टिकल भी करता हो, तो BMW में काम किया इंजीनियर ने आज, कल को मर्सिडीज में काम कर सकता है, कल को वो होंडा में भी काम कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं उसको, पर मिस्त्री नहीं कर सकता काम। तो एक ना जो डॉक्टर होता है, जो छोटे डॉक्टर होते हैं, झोला छाप जिसको बोलते हैं, हाँ, लेकिन झोला छाप हमारी हेल्थ सेक्टर का आधार है, अगर झोला छाप नहीं होंगे ना तो सब लोग इतने मतलब हो जाएंगे परेशान, बहुत ज्यादा है, कुछ हाथ पैर में दर्द हुआ, चलो भाई ले आओ डॉक्टर के यहाँ से दवाई, भले वो दवाई कितनी खराब दे ले पर तुरंत तो असर हो जाएगा आपको, ये होता है। तो ग्लूकोज क्योंकि एक अणु है तो पचने में समय, ये होता है गैलेक्टोज, मानव माता के दूध में होता है गैलेक्टोज, तो जब बच्चा जब जन्म लेता है तो मानव माता दूध को दिक्कत थोड़ी करता है, तो मानव माता, गाय में नहीं होता है, गाय में भैंस में होता है लैक्टोज, मानव माता में क्या होता है गैलेक्टोज, इसमें ग्लूकोज का एक अणु, पचाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये होता है फ्रक्टोज, ये शहद में होता है, हैं? फलों में माल्टोज होता है, अंकुरित अनाज और फलों में होता है माल्टोज। बच्चे ने जन्म लिया, खिला दो केला, बच पाएगा, दे दो उसको आप संतरे का जूस, क्या दोगे, शहद दोगे ना, घुंटी पिला दे भाई, घुंटी, तो घुंटी किसकी बनी होती है, शहद की, तो शहद क्योंकि शहद में क्या है, फ्रक्टोज, कितने अणु है उसमें ग्लूकोज के, एक, पचने की आवश्यकता नहीं है, तुरंत जाएगा ब्लड में, तुरंत मिल जाएगा, बस है ना, तो इसमें एक अणु है। पहले ना जैसे भारत में शिशु हत्या पहले बहुत हुई, अब होती है भ्रूण हत्या, अब तो पेट के अंदर मरवा देते हैं, पहले जन्म लेने के बाद मारते थे, तो मारने की विधि पहले क्या थी, उनमें एक विधि ये भी मैं आपको बता रहा हूं, बच्चे से लड़की ने जन्म लिया, लड़के को तो कोई मारेगा नहीं, फिर वो तो घर का चिराग होता है, भले चिराग कैसा भी हो, पर लड़कियां क्या थी, लड़के तो कुर्डी का कबाड़ होती है, गांव कुर्डी है तो भेजनी भेजनी, तो मतलब कहने का ये कि जब पहले लड़कियां हुआ करती थी तो उनको मारने का एक विधि ये भी थी कि उसको ना घी चटा दिया, घी उसकी जीभ पे घी रख दिया, तो घी क्या होता है, फैट होता है, वसा होती है उसमें, तो वो जाएगा, वो उसके ब्लड में तो मिलेगा नहीं वो, तो उसके हार्ट पर असर डाल देगा बच्ची के,
उसका हार्ट फेल हो जाएगा। या उसको ना कोई चीनी खिला दिया, उसको बुरा खिला दिया, बुरा बुरा लिया, उसके मुंह में भर दिया बुरा। अब बुरा भी तो क्या है, सुक्रोज है, बुरे में होते सुक्रोज गन्ने में, तो उसमें क्या है, दो है, तो पच तो उसका पाएगा बेचारी का भाई। शुरू में तो लगभग 2-3 दिन तो उसकी आंख खुलती ही नहीं है ना, तो वो बना जो वो मल करती है, जो लैट्रिन करती है, वो भी बहुत काली करती है, वो बच्चा कोई भी होगा वो काला क्या क्यों करता है, क्योंकि वो सब उसके अंदर से ना निकलता है चीजें, तो उसकी आंख नहीं खुलती, तो बच्चे तुरंत मर जाता था। ये भी गला घोट दिया करते थे। मैं गला नहीं घोटना है तो भाई अगर ऐसे मारना है तो चढ़ा था घी, है ना। चलो अच्छा हुआ था। अब ज्यादा खतरनाक है, अब तो पेट के अंदर चलो दिख नहीं रहा, पता नहीं क्या है क्या। हाँ। तो खैर, तो ये होता है मानव माता के दूध में क्या, गैलेक्टोज, पचा पचा है। फ्रक्टोज क्या होता है, शहद में होता है। इसे घुंटी किसकी बनती है, शहद की बनती है। और अगर आप लोग कभी मरना चाहो, आसान मौत, शहद के साथ घी पी लो, पर उससे आदमी मरता नहीं है, तड़पेगा भी नहीं। कोई वो जहर नहीं है सल्फाज, कि सल्फाज रखा मुंह में टैंग हो गए, मरता नहीं उससे आदमी। होता क्या है ना, शहद तो फ्रुक्टोज है, घी में है वसा, दोनों आपने घोल के पी लिए एक साथ, तो जो पेट में गया फ्रक्टोज तो मिल गया, हमारी आंत में शहद तो मिल गया, हमारी उसमें क्या नाम, ब्लड में, वो कुछ मात्रा में घी को भी लेगा मिला के अपने साथ में, तो हमारा ब्लड का जगह गाढ़ा हो जाएगा। तो जैसे वो हार्ट के पास पहुंचेगा तो हार्ट फेल कर जाएगा, पेट में गैस बनेगी। हालांकि हमारा शरीर ऐसा नहीं है, हमारे शरीर की एक सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि कोई भी अगर एक्स्ट्रा चीज अंदर पहुंच गई जो पचने वाली नहीं है, उसको उल्टी से बाहर निकाल देगा वो, इतनी बड़ी विशेषता शरीर की। लेकिन अगर मान लिया वो शहद है, कुछ थोड़ा बहुत चला गया ब्लड में, तो ब्लड में हमारा जो घी है वो ऐसे कैसे मिल जाएगा, हार्ट फेल हो जाएगा उसका, तो इसलिए वो व्यक्ति मर जाता है। इसलिए कभी मत करना, कि सर ने बताया था ना, फ्रक्टोज। अच्छा, अब ये तो गए मोनोसैकेराइड, इनको समस्या लेने में नहीं है। अब क्या बचा, डाइसैकेराइड। इसमें क्या होता है, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। ये किससे, ये होता है गन्ने में, होता है गन्ने में। तो गन्ने में होता है एक अणु किसका, ग्लूकोज का, एक अणु किसका, फ्रक्टोज का। इसमें क्या होता है, ये होता है फलों की शर्करा, फल होता है माल्टोज, एक किसका, ग्लूकोज, दूसरा भी क्या, दोनों ग्लूकोज का। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है ये वाला, कि माल्टोज निम्न से किससे मिलकर बना है, तो ग्लूकोज प्लस या लैक्टोज, गाय और भैंस का दूध, इसमें क्या होता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ये होता है मानव मात्रा, मतलब ना गाय के दूध में, भैंस के दूध में, एक अणु क्या, ग्लूकोज, एक अणु किसका, गैलेक्टोज का। तो ये इसमें होता है। जब हम ये लोग खाए, जब हम ये खाएंगे सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, तो पचने में समय क्या लगेगा, तो कुछ ज्यादा लगेगा ना, नहीं, कम से इनसे समय क्या लगेगा, इनसे ज्यादा लगेगा। मान लिया आपने फल खाए, फल भी तो सुपाच्य के होते हैं ना, मतलब पचते हैं, पर पचते थोड़ा क्या लेंगे, वो टाइम लेंगे। ये होता है लैक्टोज, जैसे ना बच्चा है, मान लिया बच्चा अपनी माँ का दूध नहीं पीता, कई बार बहुत जाते तरह ऐसा होता है, तो क्या करेंगे, गाय के दूध लाएंगे, उसमें भी उतना ही पानी मिलाएंगे जितना दूध होता है। कारण क्या है, ताकि जो उसका लैक्टोज है वो बहुत हल्का हो जाए, उससे पानी की मात्रा बढ़ जाए, और वो बच्चा या बच्ची उसको पचा सके। ये होता है। एक होता है पॉलीसैकेराइड, कौन सा, ये इसमें होता है, देखो मैं यहां लिख रहा हूं पर पॉलीसैकेराइड में, इसमें ग्लूकोज के अणु क्या होंगे, ज्यादा होंगे। इसमें होता है स्टार्च, क्या होगा, स्टार्च। एक होता है सेलुलोज, काइटिन, इन्यूलिन, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, किसमें सब ये, पॉलीसैकेराइड में। सुनने के बाद फिर लिख लेना, बता लेना, कोई बात नहीं। पोली में ग्लूकोज के अणु क्या होंगे, ज्यादा होंगे। एक क्या होगा, स्टार्च, सेलुलोज। इसमें जब ज्यादा अणु है ग्लूकोज के, तो पचने में क्या लेंगे, टाइम समझ लेंगे। स्टार्च हमारे मुख से पचना शुरू होता है, जितने कैप्सूल खाएंगे फिर कैप्सूल, उनका जो बाहरी आवरण होता है वो स्टार्च का बना होता है। किसका, स्टार्च का। तो मुंह में आप ना कुछ एक कैप्सूल लो और मुंह में रख लो, फिर तो घुल जाता है ना, घुल जाता हो है ना, वो इसीलिए होता है। तो प्लास्टिक का नहीं होता वो स्टार्च का होता है। सेलुलोज होता है पेड़ पौधों की पत्तियों में,
पेड़ पौधों की पत्तियों में। ये पचने में बहुत समय लेता है, इसीलिए जो पशु घास फूस खाते हैं उनकी आंत लंबी होती है। एक बकरी की आंत, एक खरगोश की आंत कुत्ते से और भेड़िए से लंबी होती है। हाँ जी, किसकी आंत? खरगोश की आंत। भेड़िए किससे? कुत्ता। कुत्ता कितना बड़ा है? कुत्ता भी सामान्य कुत्ता, वो नहीं कि डाबरमैन जो बड़ा होता है, वो नहीं, सामान्य कुत्ता जो होता है। तो वो कुत्ता और भेड़िया उनसे लंबे होते हैं। खरगोश, खरगोश क्या खाता है? घास खाता है, और घास में क्या होती है? सेलुलोज। तो पचने में क्या लेगी? ये समय लेगी, है ना, ये होती है। तो इसलिए ना जो मांसाहारी जीव हैं उनकी आंत छोटी होती है। कारण क्या मांसाहारी जीवों की? मांस तो पचा पचाया होता है, मांस को पचाने में दिक्कत नहीं होती है। लेकिन क्या है समस्या? मांस पचा पचाया है, लेकिन जो लोग डेली मांस खाते हैं, रूटीन में मांस खाते हैं, आज भी खाया, फिर दो दिन मांस खाया, वो जल्दी पचता है। जो कभी कभी खाता है, महीने में खा लिया, 2 महीने खा लिया, को थोड़ा देर से पचता है। हाँ, क्योंकि हमारा ना बॉडी, जो हम खाते हैं हमारा पाचन उसी तरीके से हो जाता है। आप हर दूसरे दिन मांस खाओ तो आपका पाचन वैसे हो जाएगा। ये तो स्टार्च उसमें होता है, क्या नाम, केले में है, मक्के में है, गेहूं में है, आलू में है, चावल में क्या है? स्टार्च। सेलुलोज हरी पत्तियां सब्जियों में सब में है ना। काइटिन ये होता है उनमें, मक्खी, मच्छर, टिड्डा, काकरोच ये खाए जाते हैं। काकरोच को फ्राई करते हैं, बाकायदा तला और नमक मिर्च लगाया, खा गए। हाँ, चने खाते हैं और खाते हैं। ये होता है डहली की जड़ में। हाँ, ये किस होता है? डहलिया में होता है, डहलिया। ये होता है हमारे लीवर में, ग्लाइकोजन। तो ये आप उतार लीजिए, ठीक है। बाकी सेवा कल चलेगी, ठीक ना। कल हम, आज हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट, कल को फिर हम इसके बारे में पढ़ें, कल मतलब नेक्स्ट क्लास में तो ये पढ़ेंगे इसके बारे में, और आगे करते क्या क्या है, क्या क्या हमें शरीर में क्या क्या होता है।